हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.6 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने उसको कंप्लीट भी कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं M1C2 लेक्चर 6, ठीक है। अभी तक के हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 6 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये हमारा 7वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के किया था, ठीक है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर किसी को पूरा चैप्टर चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आप लोग सर्च करिए M1C2 सलमान सर गूगल पे या फिर यूट्यूब पे। ये सर्च करोगे आप तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी अभी तक लेक्चर्स हुए हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है। कुछ नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कासम रोज बनाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट, ठीक है। एक पॉट को बनाने में कितना खर्चा आता है उसके बारे में बता रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज 40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स, ठीक है। जितने पॉट्स वो दिन में बनाते हैं उसका 10 गुना करो, उसमें 40 ऐड कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा। एक पॉट को बनाने की कीमत, वो बेच रहे कितने में उससे अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट, इतना खर्चा उनको आ रहा है एक पॉट बनाने में। तो यहाँ पर देखो मैं समराइज करके लिख लेता हूँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले तो, ठीक है। मिस्टर कासिम क्या कर रहे हैं, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बना रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक दिन में मिस्टर कासिम बना रहे हैं एक्स पॉट्स, ये हम लोग सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और एक पॉट की कीमत क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, कॉस्ट ऑफ वन पॉट लिख लेता हूँ। कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज गिवन टू बी 40 मोर, 40 ज़्यादा है, ठीक है ना भाई। किससे ज़्यादा, 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन वन डे। एक दिन में वो जितने भी पॉट्स बना रहे हैं उसके 10 गुना से 40 ज़्यादा एक पॉट की कीमत, ठीक है। 40 ज़्यादा किससे है, जितने पॉट्स बना रहे हैं उसके 10 गुना से यानी कि 10x से, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन पॉट आ गई अपने पास 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 40। ओके फाइन, यहाँ तक कि क्लियर हो गया। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600, अच्छा फिर खुद भी बोल दे रहा है, अच्छा नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट बोल रहा है सारे पॉट्स की, ठीक है। एक पॉट की कीमत इतनी है, सारे पॉट्स की कीमत कितनी है, 600 रुपीज। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स इन एक्स पर डे। एक्स की वैल्यू निकालनी है और 10x प्लस 40 की वैल्यू निकालनी है, दो चीजें निकालनी है, ठीक है। तीसरी चीज क्या दी है क्वेश्चन में, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज ₹600। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इज 600। हमें पता है कि एक पॉट की कीमत इतनी है और वो एक्सपोर्ट बना रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, विल बी इक्वल टू x इंटू 10x प्लस 40। फाइन, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 600 के बराबर है। ये समझ में आया, ठीक है। हमें पता है कि एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की मिलती है, ठीक है, तो 10 चॉकलेट कितने की मिलेगी, 10 इंटू 5, वही कर रहे हैं यहाँ पर भी। एक पॉट की कीमत 10x प्लस 40 है तो एक्स पॉट्स की कीमत कितनी हो जाएगी, x इंटू 10x प्लस 40। तो ये टोटल पॉट्स की कीमत हो गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल पॉट्स की कीमत 600 है, यानी कि x इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600। ओके फाइन, तो इन कंडीशंस के हिसाब से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ लेट, थोड़ी राइटिंग अच्छी आ रही है अभी, लेट मिस्टर कासम मेक्स एक्सपोर्ट्स इन अ डे। हम सपोज कर रहे हैं कि मिस्टर कासम एक दिन में कितने बना रहे हैं पॉट्स, एक्सपोर्ट्स बना, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फ्रॉम द गिवन कंडीशन cost of one pot is equal to, cost of one pot is equal to 10x plus 40 रुपीज़, राइट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब सिर्फ लिखने का काम है, ठीक है।
प्रेजेंट कैसे करना है वो चीज़ देख लो, सॉल्व कैसे करके आंसर निकालना है वो भी देख लो। 10x प्लस 40 रुपीज़ इज द कॉस्ट ऑफ 1 पॉट। ओके फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, टोटल कॉस्ट ऑफ exports, total cost of exports will be equal to x into 10x plus 40, okay, but total cost is given to be total cost of exports। देखो ये चीज़ तो हम लोगों ने जनरल मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगा करके निकाले हैं और ये चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स इज गिवन टू बी 600 रुपीज़, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है, फाइन। therefore x into 10x plus 40 will be equal to 600, फाइन, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लो तो 10x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस x इंटू 40 कितना हो जाएगा 40x, और 600 को क्या करो लेफ्ट में ले लो तो दिस बिकम्स माइनस 600 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एक मिनट साइलेंट कर दो मोबाइल, चलो। ओहो सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या है, कितने पॉट्स को बना रहे हैं, x आ जाएगा तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर तो एक पॉट की कीमत भी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें, पहले तो सिंप्लीफाई कर लो, पूरे इक्वेशन को 10 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पर लिख लो चाहिए तो स्टेटमेंट डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 10, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 60 मिले और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके 4 मिले, ठीक है। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं 10 और 6, ठीक है ना। तो ये सब आप लोगों को आता है, तो इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो x की वैल्यू है ना वो या तो -10 है या तो +6 है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आएगा ये, ओके फाइन। लेकिन x क्या है, नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स इन अ डे। तो मिस्टर कासम या तो पॉट्स बनाएंगे या तो नहीं बनाएंगे, नेगेटिव पॉट्स कैसे बना सकते हैं, तो दिस कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो द वैल्यू ऑफ x इज 6, ओके फाइन, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बट x कैन नॉट बी नेगेटिव, ओहो एंड बट x कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, सिंस इट इज नंबर ऑफ पॉट्स, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू -10 इज रिजेक्टेड सिंस x इज नंबर ऑफ पॉट्स मिस्टर कासम मेक्स इन अ डे, ठीक है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए x इक्वल टू -10 इज रिजेक्टेड, x इक्वल टू 6 इज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पॉट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज इक्वल टू 10x प्लस 40, यहाँ पर x की वैल्यू डाल दो, 10 इंटू 6 कितना होता है 60, 60 प्लस 40 यानी कि 100। तो कॉस्ट ऑफ वन पॉट कितनी हो गई 100 रुपीज़। अब उम्मीद है कि स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लोग आंसर तो लिख ही लोगे, जो दो चीज़ मांग रहा है उसको स्टेटमेंट बना करके लिख लो। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, देयरफॉर द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज 100 रुपीज़ एंड मिस्टर कासम मेक्स कितना 6 पॉट्स पर डे, ठीक, फाइन। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 किलोमीटर पर आवर. Find the speed of water current, ठीक है। तो एक वाटर करंट है, नदी है, बहता हुआ पानी, वाटर करंट यानी कि बहता हुआ पानी, ठीक है। रुका हुआ पानी अलग होता है, तालाब वगैरह, ठीक है ना। चलो खैर, तो एक प्रतीक नाम का बंदा है जो कहीं इस जगह पर है और ये क्या कर रहा है ना, यहाँ से नदी में नीचे उतर रहा है, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके 36 किलोमीटर ट्रैवल करके, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। नदी के साथ नीचे उतरा, अब यहाँ से नीचे आने के बाद फिर से ऊपर गया और सेम स्पॉट पे पहुँच गया, ठीक है। तो 36 किलोमीटर नीचे गया था तो ऊपर भी कितना आया होगा 36 ही आया होगा, ठीक है ना। इसी जगह पे नीचे गया और उसी जगह पे वापस आ गया, तो नीचे भी जाने का 36 फिर ऊपर भी आने का 36। तो उसने ना 72 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितने घंटे लग गए, 8 घंटे लग गए, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, अगर रुका हुआ पानी होता तो बोट की स्पीड कितनी होती, 12 किलोमीटर पर आवर होती। अभी चलते हुए पानी में तो बोट की स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है ना। और वो स्पीड भी दो तरीके की होती है, एक स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम और एक स्पीड होती है अपस्ट्रीम, ओके फाइन। उसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले, मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो रुके हुए पानी में होगी, यहाँ पर क्या होगी, अलग अलग होगी। कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। हमें क्या करना है, इस डेटा के हिसाब से वाटर करंट की स्पीड फाइंड करनी है, नदी किस स्पीड से बह रही है ये पता करना है। ठीक है, चलो तो इसको समझने के लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, ध्यान से सुनो और सोचो। ठीक है, एस्केलेटर सबने देखे हैं। ठीक है, तो दो तरीके के एस्केलेटर्स होते हैं, एक जो हमको ऊपर लेकर के जाते हैं और एक जो हमको नीचे लेकर के आते हैं। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं नीचे लेकर आने वाले एस्केलेटर्स। ठीक है, ये एस्केलेटर्स हैं, नीचे उतर रहे हैं, ऊपर वाले नहीं है, नीचे वाले। ठीक है, मान लो एस्केलेटर्स उतर रही है किस स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सपोज कर लो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है, एस्केलेटर्स नीचे उतर रही है। यानी कि अगर तुम इस पर खड़े हो जाओगे, ठीक है, तो तुम भी 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे उतरोगे। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब देखो केसेस कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, केसेस कंसीडर कर रहे हैं। पहली केस, केस वन। केस वन, तुम यहाँ खड़े हो और तुम जाना चाह रहे हो ऊपर। तुम यहाँ खड़े हो, तुम जाना चाह रहे हो ऊपर। ठीक है, तो एक तो ये इमेजिन करो कि तुम्हारी स्पीड 0 है, 0 स्पीड है तुम्हारी। तो अगर तुम्हारी स्पीड 0 तो क्या तुम कभी ऊपर जा पाओगे, कभी नहीं जा पाओगे। सही बात है। केस 2 कंसीडर कर लेते हैं, तुम्हारी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, तो अगर तुम इसके ऊपर खड़े भी हो जाओगे और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे भी, तुम सिर्फ खड़े नहीं हो बल्कि तुम चल भी रहे हो। ठीक है, अगर तुम 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो ऊपर, तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि ये 2 से नीचे उतर रहा है और तुम 2 से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। अगर एस्केलेटर तुमको 2 कदम नीचे उतार दे, तुम 2 कदम ऊपर चढ़ जाओ, या ऐसे सोचो तुम 2 कदम ऊपर चढ़ गए, फिर एस्केलेटर ने तुमको फिर से 2 कदम नीचे उतार दिया, तो तुम कहीं पहुंचे ही नहीं। ठीक है, तो इससे भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, इससे भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि अगर तुमको ऊपर चढ़ना है, इस एस्केलेटर पे अगर तुमको ऊपर चढ़ना है, तो तुम्हारी स्पीड एस्केलेटर की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो इसका काम हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में ये है कि जो वाटर करंट की स्पीड होगी ना, वो हमेशा छोटी होगी। किससे, स्पीड ऑफ बोट से। क्योंकि अगर स्पीड ऑफ बोट छोटी हो गई वाटर करंट से, तो बोट कभी ऊपर ही नहीं जा पाएगी ना नदी पे। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, ये केस है। तो हमारे काम की कौन सी केस है, थर्ड केस, जिसमें हमारी स्पीड 2 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, मोर देन 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा होगी हमारी स्पीड, तो ही हम ऊपर चढ़ पाएंगे, वरना एस्केलेटर के ऊपर कभी भी ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी तीसरी केस को समझते हैं। एग्जाम्पल ले लो, मान लो, ठीक है, मान लो सपोज कर लो कि तुम्हारी जो स्पीड है ना केस 3 के अंदर, वो मान लो 5 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, अब जरा समझो इस चीज़ को कि तुम 5 से ऊपर जा रहे हो और एस्केलेटर तुमको 2 से नीचे उतार रही है। ठीक है, तुम 5 से ऊपर जा रहे हो और एस्केलेटर तुमको 2 से नीचे उतार रही है। इफेक्टिव स्पीड कितनी है तुम्हारी, नेट स्पीड तुम्हारी कितनी है, नेट स्पीड तुम्हारी बन गई 3 किलोमीटर पर आवर की। समझ में आई बात। तुम 5 कदम ऊपर चढ़े थे, तुम 5 कदम ऊपर चढ़े थे और एस्केलेटर ने तुमको 2 कदम नीचे उतार दिया। यानी कि इफेक्टिवली तुम कितने कदम ऊपर चढ़े, 3 कदम ऊपर चढ़े। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये इफेक्टिव स्पीड है तुम्हारी। अगर रुकी हुई सीढ़ी होती तो तुम्हारी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होती। अभी लेकिन सीढ़ियाँ रुकी हुई नहीं है, एस्केलेटर्स हैं, चल रहे हैं वो खुद भी। ठीक है, तो तुम्हारी जो नेट स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ बोट की अगर मैं बात करूंगा, तो स्पीड ऑफ बोट तो 12 किलोमीटर है रुके हुए पानी में। लेकिन अगर मैं अपस्ट्रीम जाऊंगा और ऐसे वाटर करंट में जो खुद बह रहा हो, ठीक है, तो वहां पर मेरी स्पीड 12 नहीं होगी बल्कि 12 से थोड़ी सी कम होगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ठीक है, तो इस स्पीड को बोलेंगे अपस्ट्रीम स्पीड, इस स्पीड को बोलेंगे अपस्ट्रीम स्पीड। और ये स्पीड 12 नहीं होगी बल्कि 12 से कम होगी। निकालेंगे कैसे, अपस्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोट की स्पीड से, कौन सी वाली स्पीड से, स्टिल वाटर की। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, इसमें देखो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन इसको अच्छे से समझ करके लें। ऐसे सवाल है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं। आप लोग जब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अगर आगे जाकर के प्रिपेयर करोगे, एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, तो वहाँ पर ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे। इसके लिए इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो अगर मैं अपस्ट्रीम स्पीड की बात करूँ तो अपस्ट्रीम स्पीड एक नेट स्पीड है, दो चीज़ों की स्पीड के रिजल्टेंट से मिलने वाली। ठीक है ना, यहाँ पर दो चीज़ हो रही थी और नेट स्पीड मुझे 3 की मिली।
एक चीज़ हो रही थी ऊपर जाने वाली, एक चीज़ हो रही थी नीचे जाने वाली, ठीक है। तो हमने ऊपर जाने वाली स्पीड में से नीचे जाने वाली को माइनस कर दिया, तो हमें नेट स्पीड मिल गई। तो अपस्ट्रीम स्पीड में हम लोग क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट, बड़ी वाली स्पीड माइनस छोटी वाली स्पीड। और मैंने हमेशा बताया हूँ कि जो बोट की स्पीड होगी वो हमेशा बड़ी होगी। मैंने बताया हूँ कि बोट की स्पीड हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी वाटर की स्पीड से, क्योंकि अगर अगर बोट की स्पीड ज़्यादा नहीं है वाटर की स्पीड से तो बोट कभी ऊपर जा ही नहीं पाएगी। तो अपस्ट्रीम स्पीड में हमेशा क्या करोगे, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर करंट कर दोगे, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमेशा बड़ी होगी, तो ही तो ऊपर जा पाओगे, नहीं नहीं जा पाओगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखें, अपस्ट्रीम के लिए क्या करोगे, स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करोगे। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़ी वाली माइनस छोटी वाली, ठीक है। ओके फाइन, समझ में आ गई बात। चलो अब 3 केस हो गए, चौथा केस कंसीडर कर लो। चौथा केस क्या होगा, चौथा केस ये होगा कि हम लोग अब नीचे से ऊपर नहीं जा रहे हैं बल्कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। ये क्यों मिटा दिया, ये मिटाना। अब जो आदमी है ना, या तुम हो, तुम यहाँ पर खड़े हो, अब तुम क्या कर रहे हो ना, 5 से नीचे आना चाह रहे हो। देखो अगर तुम कुछ नहीं भी करोगे, तुम नहीं भी चलोगे, तो ये एस्केलेटर तुमको 2 कदम हर बार उतार देगी। लेकिन अगर तुमको बहुत जल्दी जल्दी नीचे उतरना है तो तुम भी खुद चलना स्टार्ट कर दोगे। तो 2 से तो एस्केलेटर तुमको नीचे उतार रही थी, और 5 कदम तुम भी बढ़ा रहे हो, यानी कि इफेक्टिवली तुम क्या कर रहे हो, 7 कदम नीचे उतर रहे हो, 1 घंटे में या 1 मिनट में, 1 सेकंड में, जो भी जैसे समझना है, ठीक है ना, टाइम पर यूनिट टाइम। ओके फाइन। तो 2 कदम से तुमको एस्केलेटर उतार रही थी, 5 कदम से तुम खुद उतर रहे हो, यानी कि इफेक्टिवली तुम 7 कदम से नीचे उतर रहे हो पर यूनिट टाइम। यहाँ पर क्या हो रही है, स्पीड्स ऐड हो रही है, एस्केलेटर तुम्हारी हेल्प कर रही है नीचे उतरने में, तो एस्केलेटर की स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। इसी को आप इमेजिन करो नदी और बोट के जरिए से, ठीक है। तो जब हम लोग नदी में नीचे उतरेंगे उसको बोला जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड, उसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड। और डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या करेंगे हम लोग, बोट की स्पीड को, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके फाइन, समझ में आ गया। चलो, तो किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो पॉज करके ले लो। अब इसका सोल्यूशन देखो, ठीक है फाइन। तो एक चीज़ ये समझ में आ गई कि भैया अपस्ट्रीम में, ये लिख लेता हूँ मैं समराइज करके, अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट करेंगे स्पीड्स को, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग स्पीड्स, ठीक है। और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में ऐड करेंगे स्पीड्स को। ओके फाइन, ठीक है। चलो, तो लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ, क्या फाइंड करना है अपने को, वाटर करंट की स्पीड फाइंड करनी है। लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है फाइन। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, ये तो क्वेश्चन खुद दिया हुआ है ना, हम नहीं बोल रहे। देयरफॉर अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम स्पीड क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन होगी बड़ी वाली स्पीड, बोट की स्पीड ऑब्वियसली बड़ी होगी, है ना, अभी यही तो समझा रहा था, ठीक है। क्योंकि अगर बोट की स्पीड ज़्यादा नहीं होगी तो ऊपर चढ़ कैसे पाओगे, चढ़ ही नहीं पाओगे। तो अपस्ट्रीम स्पीड विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ दी स्पीड्स, वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 12 माइनस एक्स, ना कि x माइनस 12, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बोट की स्पीड में से वाटर करंट की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो हमारी जो रिजल्टेंट स्पीड होगी दैट विल बी 12 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट करते हैं, डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड, राइटिंग फिर खराब है, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू एक्स प्लस 12 लिखो या 12 प्लस एक्स लिखो, बात एक ही है, ठीक है। 12 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मायने रखता है, ठीक है ना। 3 माइनस 4 करोगे -1 आएगा,
4 - 3 करोगे तो 1 आएगा, लेकिन 3 + 4 करो या 4 + 3 करो, आंसर एनी हाउ 7 ही आएगा। ठीक है फाइन। तो सब्ट्रैक्शन में आगे कौन आएगा पीछे कौन आएगा मायने रखता है, ध्यान रखना है। ओके, तो अपस्ट्रीम स्पीड मिल गई, डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल गई। ठीक है, चलो अब देखो जो टोटल टाइम है प्रतीक को ट्रेवल करने का वो कितना है, 8 आवर्स है। ठीक है, टोटल टाइम इज 8 आवर्स। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपस्ट्रीम डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, दोनों सेम होंगे। और कितना है 36 किलोमीटर। ओके फाइन। चलो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स। टोटल टाइम इज 8 आवर्स। ठीक है, तो वो सर स्पीड भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया, यानी कि क्या स्पीड का फॉर्मूला लगने वाला है, बिल्कुल। लेकिन फॉर्मूला स्पीड के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, टाइम के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है ना, चलो देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ। तुम्हें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फाइन, देयरफॉर टाइम क्या हो जाएगा बताओ। टाइम क्यों बोल रहे हैं, टाइम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ है, तो हमें इंडिविजुअल टाइम निकालने पड़ेंगे, उनको ऐड करके 8 बताना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल टाइम नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। और इंडिविजुअल टाइम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल डायरेक्ट हमको नहीं दिया हुआ है कि इंडिविजुअल टाइम डाउनस्ट्रीम के लिए कितना लग रहा और अपस्ट्रीम के लिए कितना लग रहा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से इंडिविजुअल टाइम निकालेंगे, डाउनस्ट्रीम का भी और अपस्ट्रीम का भी। आगे बात समझ में। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर इसको नीचे भेज दिया, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन अगर मुझे अपस्ट्रीम टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड कर दूंगा, और डाउनस्ट्रीम का टाइम चाहिए रहेगा तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम की स्पीड कर दूंगा। दोनों इंडिविजुअल टाइम मिल गए, ऐड कर लो 8 मिल जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलो तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो वी नो, क्या पता है अपने को, वी नो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। therefore अपस्ट्रीम टाइम, ठीक है, अपस्ट्रीम मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना। अपस्ट्रीम टाइम इज इक्वल्स टू अपस्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड। फाइन, समझ में आ रही बात। भाई अपस्ट्रीम के टाइम की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस और स्पीड भी अपस्ट्रीम का ही लगेगा। तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 36 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 12 - 6। फाइन, क्लियर हो रहा है भाई क्या नहीं क्लियर हो रहा है, अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, 12 - 6। अपस्ट्रीम का टाइम निकाल रहे हैं तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस लिखेंगे और अपस्ट्रीम की स्पीड लिखेंगे। और जब डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, डाउनस्ट्रीम टाइम, तो डिस्टेंस किसका लगेगा डाउनस्ट्रीम का और स्पीड भी किसकी लगेगी डाउनस्ट्रीम की। ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस भी 36 है, अपस्ट्रीम डिस्टेंस भी 36 है, इसके लिए न्यूमरेटर में दोनों के 36 आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 + x आ जाएगा। आगे बात समझ में। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल टाइम तो 8 आवर्स है, यानी कि अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू 8। ठीक है, देयरफॉर अपस्ट्रीम टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम टाइम, आप लोग पूरा लिखोगे, इज इक्वल टू 8 आवर्स। देयरफॉर 36 अपॉन 12 - 6। ठीक है, प्लस 36 अपॉन 12 + 6 इज इक्वल टू 8। ओके फाइन, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। चलो, ओहो पेन लेना भूल जाता हूँ। अब क्या करूँ, 36 कॉमन निकाल लूँ दोनों में से। 36 यहाँ से अगर मैं कॉमन निकाल लूँगा तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा 1/12 - 6 और प्लस यहाँ पे बचेगा 1/12 + x इक्वल टू 8। ठीक है, कैंसिल हो रहा है तो कर दो थोड़ा सा, 4 × 2 = 8 और यहाँ पर आ जाएगा 4 × 9 = 36, है ना। क्योंकि देखो ये 36 को अगर आप राइट में भेजोगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा 8 × 2 = 4 × 2 = 8
और 4 9 36। तो कल जा करके कैंसिल करना ही है, तो अभी ऊपर ऊपर कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास इतना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे यहाँ पर। दिस बिकम्स 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स इंटू वन इज 12 प्लस एक्स, और इधर पे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 12 माइनस एक्स इंटू वन इज 12 माइनस एक्स, ठीक है। अब चूंकि बीच में प्लस है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं बना रहा हूँ। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है, ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है। ओके फाइन। नीचे क्या हो जाएगा, 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स, 12 माइनस एक्स इंटू 12 प्लस एक्स इक्वल टू 8, और बाहर क्या था, बड़े ब्रैकेट के बाहर 9। फाइन, समझ में आ गया। चलो यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया कैंसिल, ठीक है। 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24, 12 प्लस 12 हो गया 24। तो ऊपर क्या बच रहा है, 9 इंटू 24, और नीचे क्या बच रहा है, देखो जरा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ये, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करो, ओपन करो दोनों ब्रैकेट जैसे ओपन करते हैं वैसे, ठीक है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर। सही है। अगर नहीं समझ रहा है तो एक एक स्टेप करके करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके फाइन। अब इसको इधर भेज दो, 9 इंटू 24 कितना हो जाएगा, एक काम करो ना यार, यहाँ से इसको भी कैंसिल ही कर दो ना, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो इधर पे क्या बचेगा, 9 इंटू 3 27। ये काम करता हूँ मैं, एक और एक स्टेप ऐसे लिख करके बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। और यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था इसलिए कैंसिल हुआ, अगर यहाँ पर प्लस या माइनस होता तो ये कैंसिल नहीं हो सकता था, है ना। उम्मीद है इतना तो आता ही होगा, बेसिक सेंस आ रहे, ठीक है। अब क्या करो, इसको भेज दो राइट में। 144 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, सेम वही चीज़, ठीक है ना। 144 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज 144 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन। एक्स स्क्वायर को ले लो लेफ्ट में, 27 को भेज दो राइट में। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 27। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 144 में से 27 चला गया तो कितना बचेगा यहाँ पर, 7, राइट। और 14 नहीं, 13 में से 12 चला गया तो 13 में से 2 चला गया तो 11, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 117। कुछ मिस्टेक क्यों क्या मैंने, 4 2 ज़ा 8, ओहो देखो यहाँ पर फिर से मैंने 8 लिख दिया हूँ, ओहो माय बैड, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर 8 नहीं आएगा, 2 आएगा, कैंसिल कर दिया था ना बच्चा हम लोगों ने उसको। तो यहाँ से यहाँ पर भी 2 आएगा, और अब यहाँ पर 2 कैंसिल होगा, 2 वन ज़ा, और यहाँ पर आएगा 12, ठीक है। यहाँ पर आएगा 12, तो 12 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 9 गिव्स यू 108, ठीक है। और यहाँ से पूरा ही हटा देते हैं इसको, 108 इज इक्वल्स टू 144 माइनस का एक्स स्क्वायर। फाइन, चलो सॉरी फॉर द मिस्टेक। और यहाँ पर आ जाएगा 144 माइनस 108 था, 144 में से 108 माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 36। फाइन, एक्स स्क्वायर 36 आया, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6, ठीक है ना, प्लस और माइनस 6। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, मेरे हिसाब से तो यही आसान है, ठीक है। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये यही लिख करके बता देते हैं। 36 को लेफ्ट में ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 36 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लिख दो इसको, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, एक्स इक्वल टू प्लस 6 और एक्स इक्वल टू माइनस 6 मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक्स इक्वल टू माइनस 6 तो हमारे कुछ काम का है नहीं। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि एक्स क्या है, स्पीड है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसके लिए एक्स इक्वल टू माइनस 6 इज रिजेक्टेड, एक्स इक्वल टू प्लस 6 इज एक्सेप्टेड, ठीक है। आ गया आंसर, एक्स इक्वल टू 6 इज दी आंसर। ओके फाइन, क्लियर है, ठीक है ना। कुछ मिस्टेक किया गया यार मैंने, 144 में से 108 दिया था तो कितना बचता है, 36 ही बचेगा ना, 14 में से 8 गया, 6 बचा, और 13 में से 10 गया, 3 बचा ना, ना सही है, ठीक है, बराबर है। चलो तो एक्स इक्वल टू 6 एक्सेप्ट कर लेना,
वाटर करंट की स्पीड आ गई अपने पास। फाइन, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पिंटू टेक्स 6 days more than those of Nishu to complete a certain work. If they work together, they finish it in 4 days. How many days would it take to complete the work if they work alone? चलो, तो हमें अकेले अकेले अगर काम करेंगे तो कितना दिन लेंगे ये पता लगाना है। अगर दोनों मिल करके 4 दिन में काम फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। और एक हिंट क्या दे रखी है कि पिंटू को 6 दिन ज़्यादा लगते हैं निशु से, ठीक है। तो मान लेते हैं कि निशु को x डेज लग रहे हैं, निशु को x डेज लग रहे हैं, तो पिंटू को कितने दिन लगेंगे? पिंटू को लगेंगे x + 6 डेज। सही है, दोनों मिला करके काम करेंगे तो 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। हमें पता करना है कि अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा। चलो, तो यहाँ पर देखो बहुत इन्वर्स रिलेशन आने की वजह से गड़बड़ होती है, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको समझो, फिर ये क्वेश्चन एकदम ईजी लगने लगेगा। मान लो कि तुम्हारे पास केक है, ठीक है। मम्मी ने बोला कि बेटा केक 2 दिन चलाना है, मैं 2 दिन तक केक ला के नहीं दूँगी, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसके 2 टुकड़े कर दोगे, ठीक है, और डिवाइड करके रख दोगे कि भैया देख, डे 1 में ये खाना है, आज के दिन ये खाना, और कल ये खा लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? वैसे तुम कितना भी खा सकते हो, लेकिन हम लोग एक सपोज करके चल रहे हैं कि हर दिन तुम इक्वल अमाउंट ऑफ केक खाओगे, ठीक है, फाइन। चलो, तो तुम एक दिन में ये खाओगे इतना केक, और दूसरे दिन इतना केक खाओगे, ओके। तो अगर 2 दिन में पूरा केक फिनिश करना है, ठीक है, कंप्लीट केक को फिनिश करने के लिए तुम्हें कितने दिन लग रहे हैं? 2 दिन लग रहे हैं। तो एक दिन में तुम कितना केक खा रहे हो? एक दिन में तुम कितना केक खा रहे हो? देखो, जब भी वर्क के सवाल आएंगे ना, तो हम लोग है ना टोटल वर्क की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम 1 डे वर्क की बात करेंगे हमेशा, ठीक है। और ये टाइप के सवाल भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत मिलेंगे, ओके। तो ध्यान से सुनो, आगे भी काम में आएगा। कभी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, प्रिपेयर करोगे, टाइम एंड वर्क, तो हो सकता है मुझे याद करोगे, सलमान सर ने भी पढ़ाया था ऐसे कुछ। ओके, फाइन। चलो, तो जब भी वर्क की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक दिन के वर्क की बात करेंगे, 1 डे वर्क की बात करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट केक खाने के लिए तुमको कितने दिन लग रहे हैं? 2 दिन। तो तुम एक दिन में कितना केक खा रहे हो? हाफ केक, 1/2 केक, ठीक है। आगे बात समझ में? चलो, ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक केस। दूसरा केस, मान लो कि मम्मी ने बोला कि अब मैं 3 दिन तक के नहीं लाऊंगी, तुम क्या करोगे? 3 इक्वल पार्ट करके रख लोगे केक के, ठीक है। तो कंप्लीट केक कितने दिन में ख़त्म हो रहा है? ख़त्म करना है 3 दिन में। कंप्लीट केक ख़त्म करना है 3 दिन में। तो एक दिन में कितना केक फिनिश होगा? एक दिन में कितना केक फिनिश होगा? 1/3, है ना, 3 में से एक हिस्सा। 1/3 एक दिन खाओगे, दूसरे दिन 1/3 खाओगे, और तीसरे दिन फिर 1/3 खाओगे। तो ऐसे करके पूरा तीनों दिन में केक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 केक तुम क्या कर रहे हो? एक दिन में फिनिश कर रहे हो, फाइन। अब मम्मी ने मान लो बोली कि 4 दिन तक के केक नहीं ला के दूंगी, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? केक के 4 टुकड़े कर लोगे, ठीक है। कंप्लीट केक तुमको कितने दिन में करना है? कंप्लीट केक तुमको 4 दिन में फिनिश करना है, ठीक है। तो तुम एक दिन में कितना केक खाओगे? तुम एक दिन में खाओगे 1/4 ऑफ द केक, ठीक है। 1/4 ऑफ द केक, 25% ऑफ द केक तुम एक दिन में खाओगे, डेली खाओगे। आगे बात समझ में? तो इसी तरीके से अगर, अब सुनो ध्यान से, अब आ रहे हैं हमारे मेन सवाल पे, ठीक है। अब केक खाना मान लो एक काम है, और ये उस काम को कंप्लीट करने के लिए दिन है। केक खाना काम है, और ये उस काम को कंप्लीट करने के लिए दिन है, ठीक है। तो मान लो कि कोई काम है जिसको कंप्लीट करने के लिए n डेज लग रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट वर्क पूरा कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट वर्क के लिए n डेज लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना वर्क होगा? एक दिन में कितना वर्क होगा? 1/n ऑफ वर्क। कंप्लीट वर्क n डेज में हो रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क होगा? 1/n ऑफ वर्क, ओके। अगली बात समझ में? हम लोग कभी भी कंप्लीट वर्क की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे 1 डे वर्क, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखो, ये सारा रिलेशन ध्यान में रखो। 2 दिन लग रहे हैं पूरा काम करने के लिए, एक दिन में 1/2। 3 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में 1/3। 4 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में 1/4। n दिन लग रहे हैं तो एक दिन में 1/n, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अब सॉल्व करते हैं। अब एकदम ईजी लगेगा ये सवाल, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो सपोज कर लेते हैं, लेट Nishu take x days to complete the work. Let Nishu take x days to complete the work. To complete the work.
प्लीज़ बेयर विथ माई हैंड राइटिंग, वो अभी तक के सेटअप हुआ ही नहीं है प्रॉपरली सॉफ्टवेयर, इसकी वजह से राइटिंग गंदी आ रही है। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि निशु को x दिन लग रहे हैं काम कंप्लीट करने में। देयरफॉर फ्रॉम द गिवन कंडीशन पिंटू टेक्स 6x + 6 डेज। ठीक है, देयरफॉर पिंटू टेक्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे, x + 6 days to complete the same work, to complete the same work। ओके फाइन। और अगर दोनों मिल करके कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है, 4 दिन लग रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग पहले तो यहाँ पर 1 डे वर्क लिख लेते हैं दोनों का। देयरफॉर 1 डे वर्क ऑफ निशु, 1 डे वर्क ऑफ निशु। निशु का एक दिन का काम निकालेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि पूरे वर्क की बात नहीं करेंगे हम लोग, 1 डे वर्क की बात करेंगे। ठीक है, तो निशु को x दिन लग रहे हैं पूरा काम कंप्लीट करने में, तो एक दिन में निशु कितना काम करेगा, 1/x। तो वही चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1 डे वर्क ऑफ निशु इज इक्वल टू 1/x। 1 डे वर्क ऑफ निशु इज इक्वल टू 1/x। ओके फाइन। पिंटू को x + 6 डेज लग रहे हैं पूरा काम कंप्लीट करने में, तो 1 डे वर्क पिंटू का कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ पिंटू, 1 डे वर्क ऑफ पिंटू इज इक्वल टू 1/x + 6। ठीक है, देखो ये पूरे का रेसिप्रोकल हो गया। बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, 1/x + 6 कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, निशु को x दिन लग रहे हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/x, जितने दिन लग रहे हैं 1/ वो पूरा। ठीक है, इसको कितने दिन लग रहे हैं, x + 6, तो 1/ ये पूरा, यानी कि 1/x + 6। फाइन, चलो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, x डेज लग रहे हैं, x डेज लग रहे हैं, तो 1 डे वर्क कितना होगा, 1/x। फाइन, यहाँ पर इसको कितने x + 6 डेज लग रहे हैं, तो यहाँ पर कितना होगा, 1/x + 6। ये रेड से कर लेते हैं। ओके फाइन, चलो यहाँ तक के उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये 1 डे वर्क है किसका, निशु का, और ये 1 डे वर्क है पिंटू का, अगर अकेले अकेले करेंगे तो। ठीक है, when they work together, when they work together, या फिर इससे भी अच्छा थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। देखो मैं थोड़ा सा इंग्लिश का ही पेयर है बस, और कुछ नहीं। निशु एंड पिंटू, देखो निशु एंड पिंटू, जो स्टेटमेंट ऊपर लिखे ना उसी के फॉर्म में लिखना, निशु एंड पिंटू, एंड यानी कि दोनों मिल के कर रहे हैं। अब निशु एंड पिंटू टेक्स, ठीक है, कितना दिन, 4 days टू कंप्लीट द वर्क। ये भी चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, when they work together complete the work, निशु एंड पिंटू टेक्स 4 days टू कंप्लीट द वर्क, अगर दोनों साथ में करेंगे तो। ठीक है, वर्किंग टुगेदर ऐसे चाहिए तो लिख लो, और ऊपर जो लिखा हुआ वो सब इंडिविजुअल है। फाइन, निशु एंड पिंटू टेक्स 4 days टू कंप्लीट द वर्क। तो अगर मैं यहाँ पर 1 डे वर्क निकालूँ दोनों का मिला करके, देयरफॉर 1 डे वर्क ऑफ निशु एंड पिंटू इज, निशु एंड पिंटू। ठीक है, निशु और पिंटू का 1 डे वर्क निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4, राइट। ये समझा क्या, बोलो। ठीक है, दोनों को मिला करके 4 दिन लग रहे हैं, दोनों को मिला करके 4 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4, सिंपल। ठीक है, अच्छा देखो ये एक दिन का वर्क है दोनों का मिला करके, और एक दिन का वर्क मैं भी तो निकाल सकता हूँ इन दोनों को ऐड करके। अगर मुझे निशु का और पिंटू का एक दिन का वर्क निकालना है तो मैं इन दोनों को ऐड भी कर सकता हूँ। इन दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों का एक दिन का वर्क मिल जाएगा। वो किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है, यानी कि इन दोनों का एडिशन इज 1/4। आई बात समझ में, और ये है हमारा इक्वेशन जो सोल्यूशन देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी वर्क के सवाल आएंगे ना तो 1 डे वर्क की बात करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। फाइन, सॉल्व कर लेता हूँ इसको। ठीक है, देयरफॉर 1 डे वर्क, या फिर और थोड़ा सा देखो, मैं इतना एक्सप्लेनेटरी इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि जब आप लोग खुद से पढ़ोगे, सेल्फ प्रिपरेशन करोगे, तो आप लोग को सोल्यूशन देख करके समझ में आए। ठीक है, क्लास में सबको सब समझता है, लेकिन जब खुद से पढ़ने के लिए बैठोगे तो हो सकता है कि याद ना आए चीज़ें, क्लिक ना हो, इसके लिए इतना
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब मैं सोल्यूशन लिखवा करके दिया। फाइन, चलो तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। कुछ बच्चों को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, आपकी मैं आगे के लिए सोच रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, बट 1 day वर्क ऑफ निशु and Pintu can be written as 1 by x plus 6। भाई दोनों को ऐड कर लूंगा तो तब भी तो एक दिन का काम मिल जाएगा। ठीक है, एक दिन ये इधर काम कर रहा था, एक दिन ये इधर काम कर रहा था। ठीक है, मान लो कि एक दिन पूरा इसने काम किया और ये दीवार खड़ी किया। ठीक है, निशु ने, और पिंटू ने एक दिन काम किया और ये दीवार खड़ी किया। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यार एक काम करो ना, मतलब दोनों एक एक दिन काम करो ना, दोनों एक ही दिन मिल करके एक नई दीवार पे काम करो तो ज़्यादा काम हो जाएगा। सही है ना? तो दोनों का काम ऐड हो रहा है। अब पहले ये दीवार बन रही थी, अब दोनों का काम ऐड हो रहा है, तो बड़ी थोड़ी और बड़ी दीवार बनेगी। फाइन, आई होप समझ रहा है तुम लोगों को। चलो, तो यहाँ पर हम लोग ने ये लिख लिया। अब देखो, ये भी 1 day वर्क ऑफ निशु एंड पिंटू है और ये भी 1 day वर्क ऑफ निशु एंड पिंटू, यानी कि दोनों भी इक्वल होंगे। देयरफॉर 1 by x प्लस 1 by x प्लस 1 by x plus 6 is equal to 1 by 4। दिस इज द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बनेगा। x की वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यूज निकलेंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव को रिजेक्ट कर देना क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ डेज है, नॉट बी नेगेटिव। पॉजिटिव वाली को एक्सेप्ट कर लेना। फाइन, समझ में आ गया? मैं यहाँ से अब नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जैसा ये था बिल्कुल वैसे बन गया, बल्कि इससे आसान है। ये एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए पिछले वाले से ज़्यादा आसान है। तो उम्मीद है कि यहाँ से कर लोगे। डू इट योरसेल्फ। और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ क्या आंसर आप लोग का आ रहा है। ठीक है, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा सही है कि गलत है। फाइन, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1। ठीक है, फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। ठीक है, चलो एक मिनट डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट ये सब देख करके ना फॉर्मूला याद आना चाहिए। ठीक है, कौन सा वाला जो तुम लोग ने 8th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे? कौन सा वाला? ये वाला, डिविडेंड इज इक्वल टू, और यही फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, एक बात ध्यान में रखो, बोर्ड मास के रूल में पहले मल्टीप्लिकेशन होता है, बाद में एडिशन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर नहीं करोगे, पहले डिवाइजर इनटू क्वेश्चन करोगे फिर रिमाइंडर। तो इसको समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है ना, यहाँ पर बना दो ब्रैकेट। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद जो भी है एडिशन वगैरह वो होगा। तो पहले ये चीज़ सॉल्व होती है। ठीक है, फाइन। और हम सबको पता है कि जो डिवाइड होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। दिस इज द डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड होता है, जिसको डिवाइड करते हैं या जो डिवाइड होता है, दैट इज डिविडेंड। जो डिवाइड करता है, ठीक है, जो डिवाइड होता है डिविडेंड, जो करता है डिवाइजर। ठीक है, और कैंसिल वगैरह होने के बाद जो बचता है दैट इज क्वोशिएंट। और सॉल्व होने के बाद जो एन में बच जाएगा, पूरी तरीके से अगर नहीं जा रहा है तो जो बचेगा दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने 43 को 7 से डिवाइड किया, तो ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है। ठीक है, 7 6 42, ये क्वोशिएंट है। ठीक है, 43 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, एक बच गया, तो दिस इज द रिमाइंडर। ये सब तो पता ही होगा यार, छोटे बच्चे नहीं हो। चलो, तो यहाँ पर देखो कौन डिवाइड हो रहा है, 460 इज डिवाइडेड बाय ए नेचुरल नंबर। तो 460 क्या है? डिविडेंड है। नेचुरल नंबर क्या है? डिवाइजर है। नेचुरल नंबर ध्यान रखो। ठीक है, और वो क्या है अपने को नहीं पता। क्वोशिएंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1। फाइंड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर। ठीक है, तो डिवाइजर भी फाइंड करना है, क्वोशिएंट भी फाइंड करना है। क्वोशिएंट के बारे में दिया हुआ है कि 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर है। ठीक है, 6 मोर यानी कि 6 ज़्यादा, किससे भाई? 5 टाइम्स द डिवाइजर से, डिवाइजर के 5 गुना से। डिवाइजर नहीं पता क्या है तो x मान लेंगे। ठीक है, तो ये कौन मिल गया? क्वोशिएंट। क्वोशिएंट इज 5x प्लस 6 और रिमाइंडर कितना है? 1। तो ये सारी कंडीशंस हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है और सॉल्व करना है। चलो सोल्यूशन देख लेंगे इसका। लेट डिवाइजर बी x। ठीक है, लेट डिवाइजर बी x, जो कि क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, लेट द डिवाइजर बी x। ठीक है, देयरफॉर क्वोशिएंट विल बी 6 मोर, यानी कि 6 ज़्यादा।
किससे 6 ज़्यादा, किससे 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर, 5 टाइम्स द डिवाइजर यानी कि डिवाइजर के 5 गुना से, यानी कि 5x से, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो 5x से 6 ज़्यादा है, क्वेश्चन विल बी 5x प्लस 6, ये मिल गया अपने को क्वेश्चन, ठीक है। रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1 ठीक है। वी नो, हमें क्या पता है फॉर्मूला, कौन सा वाला, ऊपर वाला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, देयरफॉर 460 है ना, डिविडेंड कौन है 460, 460 यहाँ पर लिख लेते हैं, डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, फाइन। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 460 इक्वल टू डिवाइजर, कौन है डिवाइजर, x इंटू कोशेंट, देखो इंटू को डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोशेंट क्या है 5x प्लस 6, 5x प्लस 6, ठीक है फाइन। इसको डाल दो ब्रैकेट में, रेड वाले से बना लेता हूँ, और प्लस में क्या आएगा रिमाइंडर जो कि 1 है, इस रिमाइंडर जो कि 1 है। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ये तो 460 रहेगा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 5x, 5x स्क्वायर प्लस x इंटू 6, 6x प्लस 1, ठीक है। क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 460 को राइट में लेकर आ जाए, यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x आ गया मतलब डिवाइजर आ गया, हमें क्या चाहिए क्वोशंट भी चाहिए, तो क्वोशंट भी निकाल लो ना, x की वैल्यू यहाँ डाल दो, 5x प्लस 6 कर दो, क्वोशंट भी मिल जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब रही बात नेचुरल नंबर की, ये क्यों दिया लिख करके, ये इसलिए दिया क्योंकि जब तुम सॉल्व करोगे तो x की 2 वैल्यू आएगी, और ये 2 वैल्यूज में से एक होगी पॉजिटिव, एक होगी नेगेटिव। नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं हमेशा। तो जो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ना x की, वो रिजेक्ट कर दोगे, क्यों रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि x इज ए नेचुरल नंबर, कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू इज एक्सेप्टेड। आई होप समझ में आ गया, तो ये भी कर लोगे, आसान है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि और ज़्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, इन द एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए ट्रेपेजियम, AB is parallel to CD, AB और CD क्या है एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। एंड इट्स एरिया इज 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस टू गेट द सॉल्यूशन। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है ना। चलो देखो ये दिया हुआ है कि AM जो है x-4 है, और ये जो है x-2 है, AB x है, और पूरा DC 2x प्लस 1 है, ठीक है ना, MC नहीं, पूरा DC 2x प्लस 1 है। हमें क्या करना है, चारों साइड्स फाइंड करना है, ठीक है। एडी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर साइन दी हुई है ना, ये साइन का मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये x-2 है तो ये भी x-2, तो एक बार x निकल जाएगा तो x-4 भी आ जाएगा सॉरी, x-2 भी आ जाएगा, 2x प्लस 1 भी आ जाएगा, तो सारी साइड्स अपने को मिल सकती है अगर x मिल जाए तो। अब x निकालेंगे कैसे, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको इस्तेमाल करते हैं और x के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। जो भी पैरेलल साइड्स होंगी उनको ऐड करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू हाइट। हाइट क्या होती है, हाइट क्या होती है, देखो इसको हाइट नहीं लोगे, इसको भी हाइट नहीं लोगे। हाइट इज डिफाइंड एज जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट होगा हमारे फिगर का, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, एक बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, एंड दैट इज द हाइट ऑफ फिगर, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैं ट्राइंगल बनाया, ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में हाइट क्या होगी, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ABC, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल में AB हाइट है ना, AC हाइट है ना, हाइट क्या होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट से बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। और ये जो बनेगा ना परपेंडिकुलर, दैट विल बी द हाइट ऑफ ट्राइंगल, फाइन। तो यहाँ पर भी ट्राइंगल की इस क्वाड्रिलेटरल की हाइट क्या है, AM है, यहाँ पर ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल, सॉरी बार बार ट्राइंगल निकल रहा है मुंह से, ठीक है। यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल की हाइट क्या है, AM है, जिसकी वैल्यू क्या है, x-4 है। आगे बात समझ में, कोई बोलेगा कि सर क्या यहाँ से हाइट नहीं बनाई जा सकती, बिल्कुल बनाई जा सकती है। अगर मान लो मैं इस पॉइंट को n दे दूँ तो BN भी हाइट है, क्योंकि AB जो है ये एक ही लेवल में है, सही है ना, तो BN भी हाइट है, लेकिन उसने AM के टर्म्स में दिया है, तो ठीक है हम AM ही रहने देंगे, ओके फाइन। आ गया समझ में, चलो। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है, 33 इक्वल टू 1/2, ठीक है, इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम। देखो कौन कौन सी है पैरेलल साइड्स, देखो दे रखा है AB एंड CD, दीज आर पैरेलल, तो AB कितना है x प्लस
सी डी कितना है, सी डी कितना है 2x+1, एक्स प्लस 2x+1 इंटू हाइट, हाइट कितनी दे रखा है, ब्रैकेट नहीं मतलब मैं यहाँ पर इंटू की साइन में बनाता हूँ, डायरेक्ट ब्रैकेट बना लेता हूँ। हाइट कितनी दे रखा है ए एम, यानी कि x-4, पहले तो यहाँ पर लिख लो, ठीक है, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू ए एम इज दी हाइट, 33 हाफ एक्स प्लस 2x+1 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा x-4, ब्रैकेट बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों चीज़ें इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, देखो देखो यहाँ पर अब राइट हैंड साइड में हाफ नहीं दिख रहा, तो ये 2 को क्या किया उसने लेफ्ट में भेज दिया, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे 33 इंटू 2 कितना हो जाएगा 66, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x+2x यानी कि 3x+1 इंटू x-4, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 66 को भी राइट में लेकर आ जाओ, सारी चीज़ें एक जगह शिफ्ट कर दो तो तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। x क्या है, ए बी की लेंथ है, x क्या है ए बी की लेंथ है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ए बी की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। पॉजिटिव वाली यहाँ पर जो मिलेगी उसको एक्सेप्ट कर लोगे, x की वैल्यू आ गई, ए बी आ गया, ठीक है। सी डी चाहिए, क्या करो 2x+1 में डाल दो x की वैल्यू, सी डी भी आ जाएगा, और ए डी बी सी दोनों भी इक्वल है, x-2 कर दो, ए डी बी सी भी मिल जाएंगे। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आई होप समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना चैप्टर होता है कंप्लीट, ठीक है। आप लोगों को होमवर्क है कि जो प्रॉब्लम सेट है स्टार्ट कर दो, एमसीक्यूज भी सॉल्व करो और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करो, ठीक है। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक चैप्टर का वन शॉट रिवीजन लेंगे और उस वन शॉट रिवीजन में प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले वहाँ पहुँचने से पहले, बहुत दूर की बात है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करेंगे ये चीज़, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग की जिम्मेदारी है कि जो अभी पढ़ाया गया है इसी को अप्लाई करिए, प्रॉब्लम सेट खुद से सॉल्व करिए। मैथमेटिक्स तब तक नहीं आएगा जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे। ओके फाइन, आई होप समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। ओके फाइन, आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय।